हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शीर्षक क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। और अभी तक आपने पढ़ा मेरे चैनल पे पॉलिटिकल की जितने भी 6 क्लास की बुक्स में चैप्टर थे वो सब और हिस्ट्री के चैप्टर्स। अब बारी है ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी में आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। जैसा कि मैंने बताया अभी सौरमंडल में पृथ्वी और इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे मिलने वाली है। पूरी जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब आपको देखने को मिलेंगे। आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेसिकली सौरमंडल के बारे में, जिसमें सौरमंडल में पृथ्वी के अंतर्गत जितने भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मालूम चलेगी और इसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एंड स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको नोटिफिकेशन के तौर पे आपको ये सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो देखिए, जैसा कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, यानी जब शाम हो जाता है यानी सूरज ढल जाता है तो उसके बाद हम जब देखते हैं छत पर जाकर आसमान को तो कितना अच्छा मौसम होता है। और आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं तथा कुछ धुंधले दिखाई देते हैं। जैसे लगता है कि इनमें कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो ये टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। हम इसमें बेसिकली कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि फुल चैप्टर को डिस्कस करना बहुत ही इजी है, लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं हम उनको फटाफट देखेंगे। जैसा कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा कि जो चंद्रमा होती है, यानी जो चंद्रमा बिल्कुल एक नहीं, आधा नहीं, बिल्कुल ही पूरा दिखता है, उसे हम पूर्णिमा वाली रात यानी यहाँ पर पूर्णिमा कहा जाता है। और यह 15 दिन बाद यह नहीं दिखाई देता, जिसे ये नए चंद्रमा की रात्रि यानी अमावस्या कहते हैं। और चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वे खगोलीय पिंड कहलाती है। देखिए, आप देखेंगे खगोलीय पिंड यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वे खगोलीय पिंड कहलाती है। तो ये है डेफिनेशन खगोलीय पिंड की। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ खगोलीय पिंड हैं जो बड़े आकार तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। गैसों से बने होने के कारण इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और इन्हें ही हम खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जो सूर्य भी एक तारा ही है, यानी सूर्य भी एक तारा है, जो क्योंकि वो भी उसमें भी प्रकाश है, ऊष्मा है और वह उसे उत्सर्जित करता है। अब आप देखेंगे कि जैसे आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां होती हैं और जिन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। और अर्सा मेजर, बिग बियर और इस प्रकार का इनका नाम है। ये नक्षत्र मंडलों का अर्सा मेजर और बिग बियर ये नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट है इस पेज पे आपका। अब बात करते हैं ध्रुव तारा, यानी उससे पहले आप देखेंगे कि जो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, यानी तारों को देखकर वे दिशा का निर्धारण, दिशा का पता लगाते थे और उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे हम ध्रुव तारा के नाम से भी जानते हैं। आपने सुना होगा कि जो आसमान में सबसे बड़ा तारा, सबसे चमकदार दिखता है, उसे ही हम ध्रुव तारा कहते हैं और वह एक ही स्थान पर आसमान में रहता है। अब बात करते हैं, जैसा कि अभी बताया था, ध्रुव तारा की, जो कि आपको हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ खगोलीय पिंड है जो अपना प्रकाश तथा अपना प्रकाश एवं ऊष्मा उनमें नहीं होता, जो तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित भी होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, यानी जितने भी प्रकाश तारों में है और उनके प्रकाश से जो भी प्रकाशित हो रहे हैं उन्हें ही हम ग्रह कहते हैं। और प्लैनेट, जिसे ग्रह को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लैनेट और ग्रीक भाषा में प्लैनेटाइड कहा जाता है, जो चारों ओर घूमते रहते हैं। देखिए, यहाँ पर प्लैनेट सौरमंडल का पूरा डायग्राम बताया गया है, दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं
कि ये एक परिक्रमण कितने दिन में लगाते हैं और अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमते हैं। यह संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती हैं और आसमान में चंद्रमा उपग्रह है या पृथ्वी का सहचर है जो इसके चारों ओर चक्कर भी लगाता है। अब बात करते हैं सौरमंडल। जैसा कि आप देख रहे हैं सौरमंडल में पूरे 8 ग्रह हैं, जिसमें आप देखेंगे सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार भी कहते हैं और सौर परिवार यानी सौरमंडल को सौर परिवार का मुखिया भी कहा जाता है। तो देखिए पहले नंबर पे है सूर्य, फिर ग्रह में बहुत सारे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं जिनका शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया गया है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट, यानी हिंदी में इनका सीरियल वाइज नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये आप याद कर सकते हैं और ये मैंडेटरी है आपको याद करना। अगर आप ये याद नहीं करते हैं तो आप इनकी सीरीज भी भूल सकते हैं। जैसे देखिए सूर्य में आपको क्या मेन है, जैसे सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और यह बहुत ही बड़ा है, गर्म है, गैसों से बना हुआ है और इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। जो सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब आप देखेंगे यहाँ पे शब्दों की उत्पत्ति, जहाँ पे ज्योग्राफी, जोलॉजी, मैट्री, आइड, जैसे लॉजी का अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन, मैट्री पृथ्वी का मापन और आइड का अर्थ है आकार में अनुरूप, आकार के अनुरूप। तो यहाँ पे ज्योग्राफिया का अर्थ लिखा हुआ है, आपने ये पढ़ लिया। इसके इंग्लिश फॉर्म है ये। अब आप यहाँ पे मेन देखेंगे कि 8 ग्रह निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं और ये दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं जो कक्षा कहलाते हैं। और नजदीकी ग्रह का नाम है बुध, जो सूर्य के चक्कर लगाने में 88 दिन लगाते हैं और जुड़वा ग्रह पृथ्वी का शुक्र ग्रह को माना जाता है। और पृथ्वी यहाँ पे तीसरा ग्रह है और सूर्य से दूर पर आकार में यह, यानी सूर्य से दूरी पर जो आकार है इसका पृथ्वी का, वो 5वें नंबर पर है। तो इस तरह से ध्रुवों के 5 चपटी होने के कारण इसे भू-आव भी कहा जाता है, यानी पृथ्वी को। और इसका मतलब ही होता है भू-आव का मतलब कि पृथ्वी के समान आकार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं पृथ्वी को हम नीला ग्रह? इसके 2/3 सतह पानी के होने के कारण हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो ये था आपका मेन पॉइंट, जो इन पेजेस में जितने भी मेन चीज़ें हैं वो बताई गई है। आपने अभी पृथ्वी के बारे में, भू-आव के बारे में पढ़ा, वो ये था जहाँ पे मेन चीज़ें आपको मैंने बता दी। देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आप बताएंगे 8 मिनट और कुछ सेकंड्स में आप 16 या 24 सेकंड्स कह सकते हैं। और एक और फैक्ट है, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, यानी 1969 में ही सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग जा चुके हैं। और आपको पता करना है कि क्या कोई भारतीय वहां पर गए हैं, तो हाँ, आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं उपग्रह। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अभी जैसा कि आपने पढ़ा कुछ ग्रहों के बारे में, तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर एक छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है, और लॉजी और मैट्री और मापन के बारे में। तो यहाँ आप देखिए अब चंद्रमा के बारे कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा
अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। और चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा परिणी की छाया हमें देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। यानी क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों और उपग्रहों की अतिरिक्त असंख्य जितने भी छोटे यानी अनगिनत जितने भी छोटे पिंड हैं उन्हें हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं और वे भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर आप मंगल की बात करें तो मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। यानी जो मंगल और बृहस्पति है इनके बीच, ये क्षुद्र ग्रह इन्हीं के बीच पाए जाते हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही एक भाग है जो बहुत ही वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। अब देखिए, अब टॉपिक है उल्कापिंड। यानी उल्कापिंड किसे कहते हैं? उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को ही हम उल्कापिंड कहते हैं। यानी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जो पत्थर हैं उन्हें ही हम उल्कापिंड कहते हैं। और आपने बहुत बार न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि ये उल्कापिंड अब अटैक करने वाला है। तो इस तरह से ये चीज़ें, यानी जो पत्थर है वो बहुत ही स्पीड में आते हैं, उन्हें ही हम उल्कापिंड कहते हैं। और अगर ये चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है तो कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है तथा इससे धरातल पर गड्ढे भी बन जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे गैलेक्सीज के बारे में, जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं आकाशगंगा। यानी आकाशगंगा जिन्हें मिल्की वे भी कहा जाता है। और ये बहुत सारे तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है और इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं जिसे हम पूरा ब्रह्मांड कहते हैं। और लाखों तारों का समूह जिसे आपने गैलेक्सी कहा, यानी आकाशगंगा यानी मिल्की वे। तो यहाँ पे इसके बहुत सारे नाम हैं और यही सारे आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है और इसकी जितनी भी पूरी, यानी आप कह नहीं सकते हैं कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं और इसके आकार के संबंध में हमें अभी कोई जानकारी भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो ये था आपका आज का चैप्टर। ये चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है, फर्स्ट चैप्टर। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ। तो आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि जब भी मैं सेकंड वीडियो अपलोड करूँ सेकंड चैप्टर की तो आपको पता चल जाएगा और आप आराम से वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।